आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन, जिसको हम हिंदी में पाचन कहते हैं। अब हम देखते हैं डाइजेशन क्यों ज़रूरी है। डाइजेशन के बारे में सभी को जानना चाहिए, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो या न कर रहा हो। घर का कोई भी सदस्य हो, उसको डाइजेशन के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम डाइजेशन के बारे में जानेंगे तभी हम ये अच्छे से समझ पाएंगे, सोच पाएंगे क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब पीना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में हमें अच्छे से जानना है, तो हमें डाइजेशन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। हम देखते हैं, और ये हमारा जो वीडियो है ये ऑल वनडे एग्जाम के लिए है, तो इसमें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आएंगे, ना कि डॉक्टर बनाने के लिए है। ठीक है, तुम देखते हैं सबसे पहले डाइजेशन क्या है। एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है। अभी हम इसलिए इसको लिख दिए, हिंदी में इसको बोलते हैं चयापचय क्रिया या फिर उपापचय क्रिया। उपापचय क्रिया। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो भोज्य पदार्थ हैं उनको ऊर्जा में बदलने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बोलते हैं। अब हम देखते हैं आगे। सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन एक प्रकार की है, कौन सी प्रक्रिया है, तो उसमें लिखना है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस या उपापचय क्रिया या चयापचय क्रिया। अब हम देखते हैं डाइजेशन क्या है। तो डाइजेशन हम 9 की किताब में पढ़ते हुए आए हैं। जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में टूटना, परिवर्तन होना ही क्या है, पाचन है, डाइजेशन है। तो अब हम समझेंगे जटिल भोज्य पदार्थ क्या है। ठीक है, हम देखते हैं जटिल भोज्य पदार्थ क्या है। जटिल भोज्य पदार्थ, ठीक, और फिर सरल भोज्य पदार्थ। अब देखिए जटिल भोज्य पदार्थ क्या है। जटिल भोज्य पदार्थ हम बोल सकते हैं जो हम खाते हैं, या इंग्लिश में इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। ठीक, जटिल भोज्य पदार्थ कौन से हैं? जटिल भोज्य पदार्थों को हम इंग्लिश में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं। जो हम खाए और जो हम खा रहे हैं उसमें क्या पाया जा रहा है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब क्या है, जटिल भोज्य पदार्थ है। और सरल भोज्य पदार्थ क्या है, जो हमारी विटामिन है, जैसे कैल्शियम, खनिज है कैल्शियम। सरल भोज्य पदार्थ क्या है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन। इन सब में जब वो परिवर्तित हो जाए, मतलब जो वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वो जब किस में चेंज हो जाए, कार्बन में, हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन में, जिसको अमीनो एसिड्स बोलते हैं, उसमें जब चेंज हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सरल भोज्य पदार्थ बोलते हैं। तो इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो अब हम क्या समझेंगे, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या है। माइक्रो मतलब जटिल, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का किस में चेंज होना, माइक्रो में। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में चेंज होना ही क्या है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, या हम डाइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक, अब तो डिफिनेशन पता चल गई, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पता चल गया। हिंदी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को गुरु पोषण कहते हैं, गुरु पोषक तत्व। और माइक्रो को क्या बोलते हैं, लघु पोषक तत्व। कई बार माइक्रो नहीं लिखा रहता है, क्योंकि इंग्लिश में सब आज के कॉमन वर्ड हो गए हैं। हिंदी में इसको गुरु पोषक तत्व बोलते हैं,
और लघु पोषक तत्व बोलते हैं। गुरु पोषक क्या है? जटिल, जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? गुरु पोषक तत्व। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए वसा क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन से क्या होता है। देखो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? जो शरीर को तुरंत क्या दे, शरीर के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड कराए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही एनर्जी देने का कार्य करते हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन सी? जो स्टार्च वाले और शर्करा वाले कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च वाले कौन से हैं? से गेहूं, जौ, चना, इन सब से क्या मिलता है? आलू, स्टार्च वाले कार्बोहाइड्रेट हैं। और शर्करा वाले कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं? चीनी हुआ, माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब क्या है? शर्करा वाले। इसी तरीके से वसा का भी कार्य क्या है? और शरीर को ऊर्जा देना। ठीक है, अब वसा भी कितने प्रकार की होती है? एक वनस्पति है और एक एनिमल फैट। वनस्पति क्या हो गया? जिससे जो वनस्पतियों के द्वारा जो फैट मिलता हो, आप लोग समझ गए होंगे, जैसे ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सब क्या है? बस ये वो वनस्पतीय फैट हैं। एनिमल्स जैसे फिश ऑयल, एनिमल ऑयल, इस तरीके का। ठीक है, अब प्रोटीन से क्या होता है? प्रोटीन हमारे शरीर को क्या करता है? वृद्धि प्रदान करता है। ठीक, अब देखो प्रोटीन जो है शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। ठीक, प्रोटीन में क्या क्या होता है? प्रोटीन में ऑल एमिनो एसिड्स, अमीनो एसिड, एमिनो नहीं, अमीनो एसिड। एमिनो वाला क्वेश्चन कहाँ पे आता है कंपटीशन में? जो प्याज काटते समय आंखों से आंसू किसके कारण आते हैं? एमिनो एसिड के कारण। लेकिन यहाँ पे क्या है? अमीनो। देखिए अमीनो एसिड में 18 तत्व आते हैं। ये देखो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन 18 तत्वों का सम्मिलित रूप है। किसका किसका? जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, गंधक, इस तरीके से 18 तत्वों का सम्मिलित रूप क्या है? अमीनो एसिड। देखो कहा भी जाता है जो भोज्य पदार्थ हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: शक्तिवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक और शक्तिवर्धक। तो देखिए अब इसमें से आपको पता चल गया होगा कि अब देखो जब पोषक तत्वों की बात करते हैं डाइजेशन में, तो क्या क्या हो गए? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, जल, खनिज और लवण। तो अब देखो जल और खनिज तो क्या हो गए? शक्तिवर्धक। वसा भी क्या हो गया? शक्तिवर्धक। लेकिन जो विटामिन है ये क्या है? स्वास्थ्यवर्धक है। ये सब स्वास्थ्य में सहायक होते हैं। अभी तक कंपटीशन में एक ही क्वेश्चन है जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, और ये सब हमें जानना चाहिए। अब आगे देखते हैं पाचन की क्रिया कहाँ से चालू होती है। हम देखो जब हम जो हम खाते हैं, भोजन का पहला निवाला अपने मुख में डालते हैं, तब से पाचन की प्रोसेस चालू हो जाती है। तो क्वेश्चन आता है पाचन की क्रिया कहाँ से चालू होती है? तो मुख से चालू होती है। जब मुख में हम अपने एक निवाला डालते हैं तब से पाचन की क्रिया चालू होती है। जब हम निवाला डालते हैं तो हमारे मुख में क्या पाया जाता है? सलाइवा, जिसको लार बोलते हैं हिंदी में, या एमाइलेज एंजाइम, टाइलिन, जिसमें क्या होता है? टाइलिन होता है। एमाइलेज और टाइलिन आप एक ही समझिए। ठीक, अब मुख में हमारे खाना गया, मुख में क्या है? लार है। ठीक है, इंग्लिश में सलाइवा बोलते हैं। अब लार में क्या होता है? लार में 98% आपका क्या होता है? जल होता है। 98% जल होता है, और क्या होता है? 2% इलेक्ट्रोलाइट जो है क्या होते हैं? ये जो अमीनो एसिड्स हैं, इस टाइप के पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। जीवाणुरोधी पदार्थ पाए जाते हैं लार में। तो हमारा जब खाना खाते हैं तो वह
एक मैकेनिकल प्रोसेस है, यांत्रिक क्रिया है। और हम ये कह सकते हैं पाचन जो है क्या, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन कंपटीशन में आया है कि पाचन एक प्रकार की है, यांत्रिक, भौतिक, इस तरीके से। तो दोनों है क्या है, यांत्रिक और रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो हमारे जब मुख में रहता है खाना तो कौन सा परिवर्तन होता है, यांत्रिक परिवर्तन होता है। ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस होती है कहाँ पे, मुख में। क्योंकि मैकेनिकल का मतलब हमारे दांत द्वारा उसको कुतरा जाता है, काटा फाड़ा जाता है, जो कुछ भी। ठीक है, अब देखो लार से जब हमारा खाना मिल गया, हमारा जो भोजन है लार से मिल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बोलस। ये भी एक शब्द है, बोलस। ठीक है, लार जब खाने से मिल गया तो क्या हो जाता है, बोलस का रूप धारण कर लेता है। अब देखिए, और लार में क्या पाया जाता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, टाइलिन। टाइलिन बहुत बार क्वेश्चन आया, लार में क्या पाया जाता है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एमाइलेज। ठीक है, अब हम देखते हैं खाना क्या हुआ, हमारे मुख में क्या हुआ, बोलस का रूप धारण कर लिया। अब देखो खाना कहाँ जाएगा, हमारे पेट में जाएगा, अमाशय में जाएगा। तो अब खाना कहाँ से पेट में जाता है, मुख से हमारे किसके, आइसोफेगस, या जिसको ग्रास नली बोलते हैं, ग्रास नली या आहार नली या फिर आइसोफेग। आजकल इसको इंग्लिश में हम लिख रहे हैं, ये हिंदी में लिख के भी आता है, आइसोफेगस। आइसोफेगस, ठीक है, आइसोफेगस नली के माध्यम से कहाँ चला जाता है, हमारा भोजन जो है पेट में चला जाता है। ठीक, और देखो जो पचने की प्रोसेस है वो मुख में ही 30% जो है खाना पच जाता है। मुख में हमारे 30% खाना मुख में ही पच जाता है, मतलब ठीक है, मतलब कुतरने का काम जो है वो मुख में 30% हो जाता है, जिसको हम मानते हैं कि खाना 30% जो है मुख में पच गया। ठीक, अब ग्रास नली जिसको हम आइसोफेगस बोलते हैं, आहार नली भी बोलते हैं, इसके द्वारा हम खाना कहाँ चला जाता है, हमारे पेट में चला जाता है। जैसे ही हमारे पेट में पहुंचता है तो हमारे पेट में एक विशेष प्रकार की सेल होती है जिसको चीफ सेल्स बोलते हैं, अस्तर सेल बोलते हैं। उससे पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम्स निकलते हैं। कौन से, पेप्सिन या रेनिन। अब देखो कोई भी भोज्य पदार्थ होगा उसको पचाने के लिए पेप्सिन यूज में आता है, और अगर दूध वाला आइटम होगा तो उसको पचाने के लिए रेनिन एंजाइम काम में आता है। ठीक है, अब पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन और रेनिन क्या करते हैं, प्रोटीन को पचाते हैं। मतलब प्रोटीन को पचाने का प्रोटीन का पचाने का कार्य का मतलब, जो भोज्य पदार्थ में अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड कितने तत्व आते हैं अमीनो एसिड के अंतर्गत, 18 तत्वों को अलग अलग करता है। ठीक है, इसका काम है पेप्सिन। और यह जब निष्क्रिय रूप में रहता है तो इसको पेप्सिनोजन या प्रोपेप्सिन बोलते हैं, रेनिन को प्रोनेनिन या रेनिनोजन बोलते हैं। ठीक, अब देखिए भोजन हमारे पेट में है, पेट में क्या निकला, पेप्सिन, अमाशय में क्या निकल रहा है, पेप्सिन निकल रहा है, रेनिन निकल रहा है। इसके बाद अब देखिए जब यहाँ से आगे खाना थोड़ा सा बढ़ता है तो फिर आप समझिए कि एक विशेष प्रकार की सेल होती है, पेरिटल सेल। कौन सी सेल, पेरिटल सेल। पेरिटल एक विशेष प्रकार की कोशिका है, और इसके साथ जी कोशिकाएं भी होती हैं। पेरिटल सेल और जी कोशिकाएं सेल होती हैं जिनके माध्यम से यह सीएल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो कि अम्ल का मतलब आप समझते ही होंगे, अगर हम हाथ पे रखते हैं इधर ऊपर रखेंगे तो नीचे निकल जाता है, छेद करके काट के, तो ये है अम्ल। तो ये एसिड है, तो बहुत ऐसे समझ सकते हैं ज्यादा पावर का एसिड है। तो ये कौन से
सेल से निकलता है। एक विशेष प्रकार की सेल है, कौन सी? पैरेटल या जी कोशिकाएं होती हैं, जी सेल्स होती हैं, जिनके द्वारा जो है ये सीएल का स्त्रवण किया जाता है। अब ये सीएल क्या होता है? जब खाना हमारे पेट में पहुंच गया है तो खाने से मिलके जो खाना, देखिए अब एसिड का काम क्या है, अगर हम मूली डाल देते हैं एसिड में तो ये क्या कर देता है? इसको जला देता है। इसी प्रकार से हमारे खाना जो भी हम खाए हैं, जो पचने से अभी तक बचा है, वो क्या होगा? ये सीएल से मिलके क्या हो जाएगा? पूर्णतः आप समझ सकते हैं जल जाएगा। जब HCl है तो जलेगा। और जब खाना जल गया, बहुत बार हम एक क्वेश्चन ये भी सुने हैं कि हम जब खाते हैं तो पेट में HCl निकलता है, तो हमारा पेट ही क्यों नहीं जल जाता? तो एक विशेष प्रकार की और सेल होती है जिसका नाम है एपिथेलियल सेल। आप लोग सुने होंगे एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल क्या करती है? जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो वह बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन स्रावित करती है। वो एक चिपचिपे तरीके से जो हमारा आमाशय है उसकी सतह से चिपके रहते हैं, ठीक है, जो हमें इससे रक्षा प्रोवाइड करते हैं, मतलब हमें इससे जलने से पेट की सतह को, आमाशय की सतह को बचाते हैं HCl से, ठीक है। कौन सा क्या निकलता है? कौन सी विशेष प्रकार की सेल? एपिथेलियल सेल, जिससे क्या निकलता है? बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन निकलता है। बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन निकलता है जो क्या करता है? हमारी आमाशय की सतह को ये सीएल से जलने से बचाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन और भी है। बहुत लोग बोलते हैं खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अब क्यों नहीं पीना चाहिए वो भी यहाँ से समझ लेते हैं। अगर खाना खाने के तुरंत बाद हम पानी पीते हैं तो हमारा खाना कहाँ पहुँच गया है? आमाशय में पहुँच गया, जो कि अम्लीय हो गया, एसिडिक रूप में हो गया, मतलब खाना हमारा पूरा जल रहा है। अगर हम उस टाइम पानी पी लेते हैं, पानी क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। अगर हम पानी पीते हैं तो वह एसिडिक फॉर्म को क्या कर देता है? न्यूट्रल कर देता है, जिससे खाना अच्छे से जल नहीं पाता, पच नहीं पाता, ठीक। इसलिए खाना खाने के बाद पानी हमें नहीं पीना चाहिए, ठीक। अब तो ये तो हो गया आमाशय तक की प्रोसेस। अब खाना कहाँ जाएगा? हमारी आंत में जाएगा। कौन सी आंत में जाता है खाना? कहाँ पचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में जाता है। अब सबसे पहले हमें जानेंगे छोटी आंत और बड़ी आंत में क्या अंतर है। क्यों छोटी, आप लोग सुने होंगे छोटी आंत की लंबाई जो ज़्यादा है, बड़ी आंत की लंबाई कम है, लेकिन तब भी हम उसको छोटी आंत बोलते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं। तो इनके बीच का जो स्थान है, जैसे आंत है, इसके बीच में जो, इसके बीच की जो जगह है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं, ल्यूमेन। अब देखो छोटी आंत का जो ल्यूमेन है वो छोटा है, बड़ी आंत के बीच की जो जगह है वो ज्यादा है, इसलिए उसको हम बड़ी आंत बोलते हैं। समझ में आ गया? छोटी आंत का जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन मतलब आंत के बीच की जगह, लंबाई की बात हम नहीं कर रहे, बीच में जो जगह है वो छोटी आंत में छोटी है, बड़ी आंत में बड़ी है, लेकिन लंबाई जो है छोटी आंत की बड़ी है, लगभग 6.25 से 7 तक है, ठीक है। इसी तरीके से बड़ी आंत की लंबाई 2 से लेकर 3, 3.5 तक है, ठीक। 1.5 भी कहीं है, कहीं कहीं लिखा है। अब देखते हैं अब खाना हमारा कहाँ जाएगा। और जो पेट है, आमाशय है, वो छोटी आंत से किस रूप में जुड़ा है? एक होता है पैरोसिकल वाल के माध्यम से पेट और आंतें जुड़ी हैं, मतलब इस छोटी आंत जुड़ी है। तो खाना हमारा कहाँ चला जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में एक ऐसा पदार्थ पाया जाता है, क्योंकि खाना भी हमारा एसिडिक फॉर्म में है, तो छोटी आंत में एक म्यूकोसा नामक पदार्थ पाया जाता है। कौन सा? म्यूकोसा नामक पदार्थ पाया जाता है, जो एक क्षारीय पदार्थ होता है। अब देखो क्या है, जो एसिडिक, हमारा खाना एसिडिक फॉर्म में हो गया, उसको क्या करेगा म्यूकोसा? क्षारीय है, तो एसिडिक फॉर्म और क्षार मिलके क्या बना देते हैं? उसको उदासीन व न्यूट्रल कर देते हैं, ताकि हमारी आंत में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक। अब देखो म्यूकोसा तक हम पहुंचे। म्यूकोसा, अब छोटी आंत को हम 3 भागों में पढ़ सकते हैं। देखो हम फिगर इसलिए नहीं बना रहे हैं, फिगर से कंपटीशन में जानने के लिए सब हम जो बता रहे हैं, ये जानना जरूरी। फिगर बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो म्यूकोसा से आके मिल गया। अब किससे जुड़ा रहता है? आमाशय। और छोटी आंत किससे जुड़ा रहता है? पेरिसिकल
वाल से। अब देखो छोटी आंत कितने छोटी आंत जो है 3 भागों में कार्य करती है, जिसको हम बोलते हैं ड्यूडेनियम, जिजनम और इलियम। हिंदी में क्या बोलते हैं? सबसे पहले छोटी आंत को क्या बोलते हैं? 3 भागों में बांट लेते हैं, ड्यूडेनियम, जिजनम और इलियम। हम जिसको अग्रशिरा, मध्यांत्र और शेषांत्र बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब तीनों को हम 3 अलग तरीके से जानेंगे क्या क्या करते हैं। तो छोटी आंत में सबसे पहले वाले भाग में क्या होता है? अब देखो एसिडिक फॉर्म में था, उसको क्या कर दिया? न्यूट्रल कर दिया। यहाँ भी पाचन होता है, जिसे क्या पाया जाता है? बिलाई पाई जाती है, जिसको हम रसांकुर बोलते हैं। छोटी आंत में ही अवशोषण होता है, कौन से पदार्थों का? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्या होता है? छोटी आंत में अवशोषण होता है। तो अब सबसे पहले कहाँ पहुंच गया ये? अग्रशिरा में। अग्रशिरा या ड्यूडेनियम जिसको बोलते हैं, वहां पे क्या हुआ? सबसे पहले एसिडिक फॉर्म को न्यूट्रल करा गया, किसके द्वारा? म्यूकोसा के नामक पदार्थ के द्वारा। फिर कहाँ खाना पहुंच गया? देखो तीनों भागों में सबसे छोटा लंबाई जो होती है, अगर हम देखेंगे तो छोटी लंबाई जो होती है अग्रभाग की होती है, या जिसको हम ड्यूडेनियम बोलते हैं। अब फिर हम पहुंच गए कहाँ? जजिनम में। जजिनम में क्या होता है? खाना पूर्णतया पचता है। अगर कुछ बचा रहता है तो वह कहाँ पच जाता है? इलियम में। और इलियम किससे फिर जुड़ा रहता है? बड़ी आंत से। अब इलियम और बड़ी आंत का जुड़ने के स्थान को हम क्या बोलते हैं? इलोसिकल वाल। इलोसिकल वाल के द्वारा छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ी रहती है, ठीक है। अब बड़ी आंत भी कितने प्रकार की होती है? बड़ी आंत को हम 4 प्रकार से पढ़ सकते हैं। कौन कौन सा है? जैसे एक होता है कोलन, फिर क्या होता है? कोलन सबसे पहले सीकम, फिर कोलन, फिर हम एनएस बोल सकते हैं, ठीक है। एनएस जो लास्ट वाला भाग है, ठीक। क्या है? सीकम, सीकम, कोलन, और फिर क्या? एनएस या गोदा जिसको बोलते हैं। सीकम, कोलन, एनएस के माध्यम से। अब देखो इस बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में जो अवशोषित पदार्थ हैं, मतलब जो वर्ज्य पदार्थ हमारे बचे, वो बड़ी आंत के माध्यम से कहाँ चले जाएंगे? एनएस में, गूदे में चले जाएंगे, ठीक है। बड़ी आंत में क्या होता है? लवणों और जल का अवशोषण होता है। सिर्फ क्या करता है मेनली बड़ी आंत का कार्य क्या है? जल का अवशोषण या वर्ज्य पदार्थ को बाहर निष्कासन करने का कार्य है। ये हमारा हो गया पाचन, ठीक है। पाचन से अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन अगर ना आ रहा हो या फंस रहा हो तो कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक। ओके।